इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9 का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 11। क्या है आदर्श? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं वर्क है क्या। सबसे पहले समझते हैं वर्क है क्या। पकड़ लीजिए कि एक इस तरह का हम एक ये लें, यहाँ पे एक कोई बॉडी लें, ओके, कोई बॉडी लें। इस बॉडी पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स है एफ। क्या है? एफ फोर्स लगा है। तो ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस्ड हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ। तो जो बॉडी फोर्स लगाने से यहां डिस्प्लेस हुआ, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को हम लोग कहते हैं वर्क डन या वर्क। यानी वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू, क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेस। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है, किसी ने इसको किक मारा, ठीक है, किक मारने से बॉल यहां से यहां आ गया। इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, किक मारने वाले मान लीजिए कि एफ फोर्स लगाया था और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, तो हम लोग इसका वर्क डन कहेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। क्या कहेंगे? वर्क वर्क एफ इंटू। हम लोग कहते हैं वर्क डिफिनेशन। क्या है वर्क डन का डिफिनेशन? ओके, तो किसी भी बॉडी पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसमें उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन या वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वर्क। है ना, इसको वर्क या वर्क डन दोनों हम लोग बोलते हैं। वर्क समझने की कोशिश करते हैं। वर्क ये बहुत छोटा चैप्टर है ना। वर्क डन, एनसीईआरटी की जस्ट ये डिफिनेशन है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिफाइन, वर्क डन एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द मैग्नीट्यूड। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड। वर्क डन क्या है? एक तरह का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। किसका? फोर्स का। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, मूव, ओके, बाय द ऑब्जेक्ट in the direction of applied force, in the direction of applied force। तो क्या होता है? वर्क डन क्या होता है ना, कि अगर किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं और बॉडी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया है, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया है, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, बेसिकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है, ठीक है, कवर कर रहा है, तो वही कहलाएगा वर्क डन। क्या कहलाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन जब भी हम लोग निकालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। डायरेक्शन तो फिक्स है, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन। क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन क्या है? जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसके फोर्स के लगाने से बॉडी में एक डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को हम लोग कहते हैं वर्क डन। और उसका मूवमेंट किधर होता है? बॉडी का। बॉडी हमेशा उधर ही मूव करेगा जिधर फोर्स लगाया
जा रहा है, जिधर फोर्स लगा जा रहा है, कोई दिक्कत? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं, वर्क डन का जस्ट अभी। अब आपने कहना है कि सर वर्क डन का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होगा। हम लोग चलिए इसको, हाँ पहले इसको समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए जनरली वर्क डन क्या है, स्केलर है कि वेक्टर। देखिए अगर देखा है तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हालांकि ये, हाँ क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये इसलिए तो याद रखेंगे कि वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बनता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्या है अपन, स्केलर का। तो वर्क डन इज ए स्केलर, हाँ क्वांटिटी। अब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है आदर्श, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम समझ में आ रहा है ना। तो किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इधर आप डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड आनंद, गुड ना। ओके अब आते हैं, अर्पण कह रहे हैं सर इनका इसका यूनिट तो निकालिए। ठीक है यूनिट अभी हम लोग निकालते हैं। तो और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है अर्पण, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके अब आते हैं यूनिट, क्या आते हैं यूनिट। देखिए हम लोग दो यूनिट देखने की कोशिश करते हैं, हाँ एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, सीजीएस। ठीक है आपके बुक में सिर्फ एसआई यूनिट का बात है, हम लोगों ने सीजीएस एक अपना एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है ओके अब देखिए अगर मैं बात करूं तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है अर्पण, न्यूटन। वेरी गुड आनंद। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। क्या होता है, मीटर होता है ना। कोई दिक्कत है किसी को। हमारा वर्क डन किससे बना है आदर्श, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डी का यूनिट क्या है, मीटर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत। और इधर देखेंगे न्यूटन बेसिकली क्या है, न्यूटन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है न्यूटन। तो ये हो जाएगा, अगर मैं न्यूटन की जगह न्यूटन का वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड, और ये है मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वर्क के फील्ड में जूल साहब ने काम किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं, जूल। समझ में आ गया। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, जो कि बेसिकली किसके बराबर है, किसके बराबर है बोलिए लोग, हाँ न्यूटन मीटर या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वर्ग। केजी मीटर स्क्वायर, हाँ अर्पण वेरी गुड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आ रहे हैं अर्पण, जस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। ठीक है तो अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल। क्या है, जूल, जो कि बना किससे है, तो ये बना है 1 जूल, जो बना है अभी डिफाइन करेंगे न्यूटन मीटर से। किससे बना है, 1 न्यूटन मीटर से। ठीक है और ये किसका है, ये है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को अर्पण, कोई दिक्कत आदर्श, आनंद, वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल। बेसिकली जूल जो है किससे बना है, तो जूल मेरा बना है न्यूटन मीटर से। किससे बना है आदर्श, न्यूटन मीटर से, है ना। अभी हम लोग एक जूल डिफाइन भी करेंगे। ओके आदर्श, सोहम कोई दिक्कत है, ओके। और एक न्यूटन मीटर ही सोहम क्या होता है, के वहां जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है कोई दिक्कत है, तो ये हो गया हम लोग का जूल का। कोई दिक्कत है आदर्श, कोई दिक्कत। आप चलते हैं सीजीएस में, किस में चलते हैं, सीजीएस।
जला देते हैं, जस्ट कॉइल ला के रखें। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का सीजीएस क्या, डाइन। आनंद आप बोल नहीं पा रहे हैं। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। और डाइन, एक डाइन इक्वल टू क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन अब नहीं थे क्या, आदर्श नहीं थे क्या फोर्स का? कोई बात नहीं आदर्श, जिस तरह से फोर्स का ऐसा यूनिट है आदर्श न्यूटन, मेरे ख्याल से आप शायद थे, कोई बात नहीं, नहीं थे कोई बात नहीं। जिस तरह से फोर्स, ओ आनंद भी नहीं था, ठीक है देख, अच्छा हो सकता, कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन। क्या है आदर्श, डाइन, कोई दिक्कत नहीं। और ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है आदर्श यहाँ तक? अब बताइए तो डिस्प्लेसमेंट का आदर्श क्या होगा, सीजीएस यूनिट डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, सी पर सेंटीमीटर, यही तो होता है। कोई दिक्कत है डिस्प्लेसमेंट का, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब W इक्वल टू एफ इंटू डी, और F का सीजीएस में क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन, और सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? और इस डाइन सेंटीमीटर को हम लोग के दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्ग। क्या कहते हैं, ऑर्ग। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट क्या है, ऑर्ग। क्या है, ऑर्ग। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना आदर्श? अभी आदर्श आपको ऐसा फोर्स का भी यहीं पे समझा देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए आदर्श, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या है, ऑर्ग। और कैसे बना है, एक और क्या है, एक डाइन सेंटीमीटर, या 1 क्या, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक आदर्श? सहूम, आनंद, वेरी गुड, अर्पण, वेरी गुड। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा और समझा, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 जूल, कि 1 जूल क्या है, ठीक है आदर्श, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 जूल क्या है, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, हम लोग हार्डली 2 से 3 दिन में इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग वर्डन पे और निकलेंगे। डिफाइन 1 जूल, क्या है, डिफाइन 1 जूल। आंसर है when 1 Newton force applied on a body and body cover 1 meter distance, it is known as 1 joule. Okay, when 1 Newton force applied on a body and the body covered 1 meter displacement, then this work done is 1। कोई दिक्कत है? तो ये वर्क डन क्या होगा, 1 जूल। कोई दिक्कत है? when 1 Newton force applied on a body and the body cover 1 meter displacement, then the work done is 1 जूल, है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना फोर्स लगाए आदर्श,
1 न्यूटन का। कितना का लगाए? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आदर्श? 1 मीटर। तो वर्क डन हम लोग क्या जानते हैं? F इंटू डी। ओके, कोई दिक्कत। तो F का हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वेरी गुड। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को ही तो हम लोग कह रहे हैं 1 जूल। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? दिस इज द 1 जूल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग बात करते हैं कब 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 वर्क डन जीरो। कोई भी एक चीज जीरो। वेरी हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वर्क डन कब होगा। पहला कंडीशन क्या है कि वर्क डन कब होगा, दूसरा कंडीशन है वर्क डन कब नहीं होगा। ठीक है, कब वर्क डन होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन आदर्श कब वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, कब वर्क डन होगा, कब वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन में किससे किससे बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट रहेगा तब तब वर्क डन होगा। तो वर्क डन होने के लिए कौन कौन कंडीशन चाहिए? तो पहला नीड फोर्स, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीड, नीड के फोर्स है ना, फोर्स अप्लाइड है ना, ये कट गया ना जस्ट। क्या होना चाहिए अदर्स? नीड फोर्स, फोर्स होना चाहिए। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर जरूरी नहीं है, तभी हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स होने से डिस्प्लेसमेंट जरूरी। आप ऐसे क्या करें, एक दीवार को ऐसे फोर्स लगाएं, दीवार अपनी जगह से घसकेगा अदर्स? नहीं घसकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? दो चीजें उसमें कंपलसरी है, फोर्स लगना चाहिए, अब फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब वर्क डन कब नहीं होगा? पहला कंडीशन कि अगर फोर्स हो, क्या हो अदर्स? फोर्स अवेलेबल हो। हाँ, वेरी गुड। बट डिस्प्लेसमेंट ना हो, बट डिस्प्लेसमेंट नो, तब वर्क डन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कि फोर्स ही ना हो, फोर्स नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या और कंडीशन होगा। तीसरा एक कंडीशन है, अभी हम लोग इसके बारे में, तीसरे कंडीशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फोर्स लगे, हाँ अर्पण हो सकता है ना, दीवार घसकाने की कोशिश कर रहे हैं अर्पण, दीवार तो घसकेगा नहीं, तो फोर्स तो आपने लगाया मगर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, वर्क डन नहीं। और भी है अर्पण, अभी और भी पढ़ेंगे। और एक ऐसा कंडीशन हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तब भी नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अगर, हाँ यानी फोर्स जो हो वो 90 डिग्री पे लगे। कितना डिग्री पे लगे? 90 डिग्री पे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट के किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे लगेगा। कैसे होगा? आज घबराने की जरूरत नहीं, बात करेंगे। हाँ बेटा, ये बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत बात करेंगे। नहीं थोड़ा सा अगर मान लो ना कि एक कुली है, ठीक है, अगर एक कुली है ऐसे, देखिएगा मेरी बात को, ये सिखाएंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए, तुरंत सिखाएंगे। एक कुली है, आप गए हैं, कुली साहब आइए थोड़ा सा मेरा सूटकेस लेके चलिए। पुलिस ने सूटकेस ऐसे उठा लिया। देखिए सूटकेस, देखिए सूटकेस जो है उसका वेट कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। mg, यानी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। अब कूली किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी जीरो। वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा? जीरो। ये याद रखेंगे, वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी जीरो होगा। हाँ, क्यों? ग्रेविटी के 90 डिग्री है मगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट है, क्यों? फ्रिक्शन के साथ जा रहा है। ठीक है, तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब हम लोगों को यही सीखना है आदर्श। क्या सीखना है? कि फोर्स रहेगा। अभी आएंगे अर्पण, घबराने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में आएंगे अर्पण, 1 मिनट में सिखा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, अर्पण। अभी तक आपने
सीखा कि अगर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, जो कि मीटर न्यूटन मीटर के बराबर होगा। कोई दिक्कत है अर्पण? नहीं ना, ओके। अब वर्क डन क्या है, तो वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने सीखा वर्क डन कब होगा, जब फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। अगर जाके आप हिमालय पर्वत को हिलाने की कोशिश कीजिएगा तो वर्क डन होगा नहीं होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत क्या होगा, आप हनुमान जी थोड़ी हैं, है ना, कि पर्वत उठा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो वर्क डन नहीं होगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए कि अभी तो हम बात करेंगे फोर्स इनटू, इसके पहले एक चीज आपको बताते हैं, देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा एक 10th का टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए इधर देखिए बेटा, ये अगर 90 डिग्री के लिए होता है, कितना होता है बेटा, सॉरी, ये एक ट्रायंगल है जिसका ये 90 डिग्री है। क्या है आदर्श, 90 डिग्री। और यहाँ पे कोई एंगल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आदर्श, एंगल। एंगल को हम लोग दिखा रहे हैं थीटा, किससे दिखा रहे हैं आदर्श, दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड आनंद, आदर्श थीटा, आनंद थीटा। अगर कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है, उसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और एक एंगल मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने कौन पड़ रहा है, ये है ना, ये ए बी सी। थीटा के ठीक सामने जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से। क्या दिखाते हैं आदर्श, परपेंडिकुलर, उसको किससे दिखाते हैं, पी से। थीटा जिस पे बना होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको किससे दिखाते हैं आदर्श, पी से। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये भी जानते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कहेंगे, क्या कहेंगे, हाई। अब देखिए, देखो ये यहाँ पे अगर मैं b को h से डिवाइड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड रेशियो। इस रेशियो का एक नाम हम लोग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं आदर्श, कॉस थीटा। कोई दिक्कत है आदर्श, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ओके। अब देखो ये थीटा का वैल्यू चेंज होता है, यानी थीटा पर भी 0 होता है। थीटा का नाम ऐसे 0 बना दीजिएगा, इसके पुट्ठू में ऐसे निकाल दीजिएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो थीटा क्या है आदर्श, बेस और हाइपोटेनस के जो रेशियो होता है ना, उसको आदर्श हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और ये थीटा का वैल्यू होता है, थीटा का क्या होता है आदर्श, वैल्यू होता है। कौन कौन हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, या 30 डिग्री हो सकता है, या 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है। तो थीटा का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है आदर्श, अलग अलग वैल्यू हो सकता है। थीटा का क्या हो सकता है, अलग अलग वैल्यू। हाँ, बेस को, इस बेस को हाइपोटेनस से जब डिवाइड करेंगे ना तो आदर्श, तो उस रेशियो का एक हम लोगों ने नाम दे रखा है, उसका नाम क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अलग अलग वैल्यू होगा। देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी यहाँ पे थीटा की जगह पे आपने 0 रख दिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आदर्श, 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 ना, √3/2। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे आपने अगर 30 रख दिया तो इसको काटेंगे ना तो वैल्यू आएगा 3/2। उसी तरह कॉस, हाँ आते उसको छोड़ दिया अपन उधर मत जाइए। ठीक है, cos 45 डिग्री जो है, हमको इसकी सिर्फ जरूरत है बेटा, 1/√2। cos 60 डिग्री जो है 1/2, और cos 90 डिग्री जो है वो है 0। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत है आदर्श, ये वैल्यू को डिफाइन करता है कि अगर cos 0 डिग्री आएगा ना तो उस 0 डिग्री जब आप 1 रख दीजिएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री आएगा तो उसकी जगह आप क्या रख दीजिएगा, 3/2। हाँ, कॉस एंगल अभी होता है ना, रेशियो को डिफाइन करता है, एंगल नहीं, रेशियो। ये थीटा डिग्री जो है एंगल डिफाइन करता है, ये 0 30 45 60 90 ये एंगल डिसाइड करता है। और ये 90 डिग्री, ये cos 0 डिग्री जो होता है रेशियो डिफाइन करता है। अगर मैं cos 0 डिग्री रखूंगा तो मेरे जगह क्या रख दीजिएगा आधा, 1 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं, देखिए
एक बात को हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है, उसी से सारा आपको क्या हो जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा आदर्श, सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि हम किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन, आनंद इस डायरेक्शन में, और बॉडी का वो बच्चा है ना जो आयरा भी गाड़ी के लिए थी ना, पकड़ लीजिए, आदर्श को एक गाड़ी दे दे, आदर्श यहाँ पे एक गाड़ी बांध लो, आदर्श ऐसे, आदर्श एक गाड़ी में यहाँ पे एक रस्सी बांध लो, और आदर्श उस रस्सी को इधर खींच, आदर्श देखेंगे इधर, देखिए रस्सी को इधर खींच, आप देखिए इधर, तो ये गाड़ी के ऊपर तो नहीं जाएगा ना, ये गाड़ी तो बेसिकली आगे जाएगा, ठीक है, मगर आदर्श कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में का एंगल कितना है, थीटा। क्या है, थीटा। समझ में आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया आदर्श, कितना हो गया आनंद, थीटा। आदर्श कहाँ गाड़ी खींच रहे हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ, गाड़ी किधर जा रहा है आदर्श, हाँ हॉरिजॉन्टल रोड पर, किधर जा रहा है आदर्श, अर्पण किधर जा रहा है, अरे तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, और आदर्श यहां से पकड़ लीजिए ए पॉइंट से गाड़ी को खींचते खींचते लेके आ गए पॉइंट बी पे, कहां पे लेके आ गए, सौम कहां पे लेके आ गए आदर्श, बी पे, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है डी, और फोर्स किधर लगा, एफ पे, ठीक है, थीटा डायरेक्शन, किसमें लगा, थीटा डायरेक्शन। तब मेरा वर्क डन जो अभी आप पढ़ रहे थे कि वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी, तो नहीं, जब इनको एफ और डी के बीच में एंगल होगा थीटा, तो वर्क डन लगेगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू डी इंटू, अगर देखो अदर्स जब फोर्स अनदर्स और वर्क डन के बीच में एंगल हो जाएगा, तो उस एंगल का भी वैल्यू पुट करना होगा कॉस थीटा के टर्म में, ठीक है। अगर एंगल देखो, इसके पहले आदर्श हम लोग ऐसे कर रहे थे, आदर्श वो इस लेवल पर 6 मैंने एक स्टेप आगे ही बता दिया, आपके 9th क्लास में वो भी नहीं, मैंने तो एक स्टेप आगे बता दिया, ठीक है, उसका भी वैल्यू निकालना आप आगे सीखेंगे, है ना, और उससे भी आप 23 का भी सीखेंगे वो, है ना, आप 300 मतलब ये थीटा जो था आनंद एंगल था ना बेटा, एक 0 डिग्री हम लोगों ने रखा था, एक 30 डिग्री रखा था, एक 45 रखा था, एक 60 रखा था, एक 90 रखा था ना, ऐसा है ना, ओके। अर्पण करा कि नहीं, अगर सर इसके अलावा कोई 23 डिग्री है तब, 27 डिग्री आ जाए तब, तो इसका भी वैल्यू आगे जाके आपको निकालना आना है, और उसका एक हम लोग को कैलकुलेटर से भी निकालना सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग को यही, इसी से हमारा काम, इसी से हमारा काम चल जाएगा, क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, चल बे ना। आदर्श देखिए, इसके पहले अगर हम लोग ध्यान दीजिए, फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, इनके बीच में कोई एंगल नहीं था, तो मेरा वर्क डन क्या हो रहा था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, मगर यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स लगा, आदर्श ने आपने ही तो फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, आपने ही तो कहा कि सर अगर हम ऊपर की तरफ लगाए तब तो हम लगा दिए, और इधर इसके एंगल क्या हो गया आदर्श, थीटा। तब हमारा क्या होगा अनंत, हमारा वर्क डन होगा, उसमें एक टर्म बढ़ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस। समझ में आया आदर्श, कोई दिक्कत है बोलिए। तो अगर फोर वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तब तक थीटा का कोई मतलब नहीं बनता, और वर्क डन और क्या बेटा, वर्क डन और थीटा, वर्क डन और सॉरी वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पर लगेगा, तो एक और प्लेयर वहां खेलने आएगा, उसका क्या नाम रहेगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का हम लोगों ने वैल्यू क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने वैल्यू दिया है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। एक और वैल्यू रख लीजिए, हम अब ये रखेंगे, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। इतना वैल्यू हम लोग को चाहिए, हम लोग को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये वाला बीच वाला नहीं भी याद होगा, अभी इस कंडीशन में चलेगा, कॉस 0 डिग्री चाहिए, कॉस 90 डिग्री चाहिए, कॉस 180 डिग्री। किसी को यहां तक कुछ प्रॉब्लम है आदर्श, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है, 29 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को दूसरा वीडियो बनाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है आदर्श, ठीक है ना, वेरी गुड। तो अगर कॉस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल नहीं रहेगा,
तो वर्क डन होगा F इंटू डी। अगर एंगल लगा तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और याद रखेंगे कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, कॉस थीटा यूनिटलेस है। वो क्या है कि रेशियो है, इसलिए यूनिटलेस है। तो सिर्फ इसका और इसका ही यूनिट होता है, इसीलिए कॉस थीटा चाहे एंगल पर हो चाहे ना हो, उसका वैल्यू जो होगा वो जो होगा हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसका यूनिट एक ही रहेगा, जूल ही रहेगा। हाँ, न्यूटन मीटर होगा। वेरी गुड आदर्श, हमेशा जो भी निकलेगा न्यूटन मीटर ही निकलेगा आदर्श। गुड जो आनंद, कोई दिक्कत आछे ना? ना, वेरी गुड। दिक्कत होता तो दिक्कत हो जाता। हाँ बेटा, सिंसियर रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए, सिंसियर रिक्वेस्ट, आपसे उम्मीद नहीं था, बोलिए। बोलिए आदर्श। हाँ 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 हाँ, मैं करूंगा, मैं समझ गया था, इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आदर्श? बोलिए आदर्श। हाँ मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं अभी थोड़ा इसको देख लेते फिर हम लोग बात करें। ठीक है, तो अब बात हम लोगों ने एक बात किया था कि वर्क डन क्या है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए वर्क डन पे क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वर्क डन is a scalar quantity, so it has only magnitude, no डायरेक्शन। कोई दिक्कत है आदर्श? बोलिए। नहीं ना, तो वर्क डन क्या हो गया? इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, नो डायरेक्शन रहेगा। ओके, है ना? और इस पे जो फोर्स लगाया जाता है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसा नहीं हो कि अभी अर्पण लगा रहे थे 5 का तुरंत 6 कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी फोर्स पूरा एक पीरियड के लिए फोर्स क्या रखेंगे आप? कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे? फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक प्रति के लिए फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कीजिएगा अभी का कंडीशन में, बाद में तो कुछ भी होता रहेगा, अभी तो फिजिक्स बहुत कुछ खेले। कोई दिक्कत है किसी को? है ना? तो ये जो हम लोगों ने देखा है वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी, वहां पे F जो है कांस्टेंट है, याद रखेंगे। फोर्स क्या है आदर्श? फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। क्या दिक्कत है आदर्श? बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आदर्श तो बोल दीजिए। तो हम कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, ठीक है, तो हम पूछेंगे तो एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, नहीं कल मैं हूँ, इसलिए तो मैंने टेस्ट पोस्टपोन कर दिया। देखिए इधर देखिए, इफ ए 10 न्यूटन force applied on a body and body covered distance displacement 100 meter, find work। कोई दिक्कत है? फाइंड वर्क डन। कोई दिक्कत है आदर्श? नहीं, चल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। आप आदर्श इधर देखिए, तो ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू डी। एफ के जगह पे कितना है? 10 न्यूटन। और क्या हो जाएगा इसके जगह? 100 मीटर। हाँ, 1000 न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल, यानी कि 1000 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आप लोग सब लोग अपने अपने कॉपी में एग्जाम्पल 11.1 अभी बनाएंगे, अभी जस्ट सब लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत देखेंगे। ठीक है, चलिए 11.1 बनाइए तो जल्दी से। आदर्श जल्दी से कॉपी खोलिए।